भी इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले फेज के लिए पिछले 3 घंटे से लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह से पोलिंग बूथ पर वोट करने वालों की लंबी कतार देखी जा रही है। तमिलनाडु में भी आज चुनाव हो रहे हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स वहां पर भी निकल रहे हैं। बात पश्चिम बंगाल की भी होगी, बात तमिलनाडु की भी होगी। सबसे पहले इस वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने रख दें। महिलाओं की लंबी कतार नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर। बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है? क्या इस बार बंगाल की महिलाएं सुरक्षा, महिला आरक्षण, इन तमाम मुद्दों को लेकर वोट डाल रही हैं? बंगाल का हिंदू क्या इस बार एक साथ एक ही विषय के साथ, हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी बंगाल के हिंदू आबादी को एकजुट करने की, क्या उस लिहाज से परिवर्तन के नाम पर वोट डाल रहा है? क्या हिंदू बीजेपी के पक्ष में एकजुट हो रहा है? ईवीएम का बटन दबाते वक्त पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में क्या चल रहा है? और बड़ा सवाल यह भी कि मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मुसलमानों का वोट किधर जा रहा है? क्या एकजुट होकर ममता बनर्जी के हिस्से आ रहा है या फिर बाबरी मस्जिद के नाम पर ये बट रहा है? तो तमाम अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। 4 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल महाजन जी, मनोज जी सेफोलॉजिस्ट है, आप जानते हैं। लगातार आप भी रिसर्च कर ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता के मन में क्या है आप भी टटोल ही रहे हैं। हम एक एक करके सभी की राय लेंगे। हमारे जितने सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, मनीष भट्टाचार्य, पवन नारा, हुसैन रिजवी, ओंकार सरकार, लगातार ये भी जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं। पहले चरण के मतदान का आज ये जो चेहरा है ये बहुत कुछ डिसाइड करने जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे दूं, पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है। 3 घंटे के अंदर अंदर पहले फेज के 16 जिलों की 152 सीटों पर 22% वोट पड़ चुके हैं। अलीपुरद्वार और कूच बिहार में अब तक 21% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 22% वोटिंग हुई है। साउथ दिनाजपुर में 22% और नॉर्थ दिनाजपुर में 21% वोट पड़ चुके हैं। कलिंपोंग और झारग्राम में 23% वोटिंग हुई है। तो बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी जबरदस्त वोटर टर्नआउट देखने को मिल रहा है। मालदा में अब तक 20% और मुर्शिदाबाद में 22% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो 22% और पश्चिमी मेदिनीपुर में 24% वोटिंग हुई है। पूर्वी मेदिनीपुर में 22% और पुरुलिया में 21% वोट कास्ट हो चुका है। तो इतना तो तय है कि सुबह 6 बजे से हम देख रहे थे कि लोग अपने मताधिकार को लेकर इतने जागरूक हैं कि बड़ी संख्या में वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे थे। एक तस्वीर और मैं आपके सामने रख रही हूं। पहले फेज की 152 सीटों पर जहां वोट कास्ट हो रहा है, इसमें नॉर्थ बंगाल की 54 सीट, साउथ बंगाल की 58 सीट, जंगल महल की 40 सीट शामिल है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 152 सीटों में टीएमसी ने 92 सीटें जीती थी और 46% से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। लेकिन बीजेपी का भी स्ट्राइक रेट यहां पर अभूतपूर्व था। 59 सीटें मिली थी बीजेपी को 2021 के विधानसभा चुनाव में। 39% से ज्यादा वोट शेयर था। सवाल यह कि क्या इस बार बीजेपी का यह वोट प्रतिशत बढ़ेगा? पहला चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो पहले फेज में 100 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। यहीं से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजीत जी, 100 सीटों का आंकड़ा मेरे लिए बोलना जितना आसान है, बीजेपी के लिए करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। किसी के लिए भी मुश्किल है क्योंकि इतनी बड़ी लहर ममता बनर्जी की थी पिछले चुनाव में, 2021 के चुनाव में, फिर भी वो 92 सीट्स पर पहुंची थी। जिस समय उनको 46% वोट इन 152 सीटों में मिला है, 46%, और वो 92 सीट्स पर पहुंची। तो कोई पार्टी 100 सीट का आंकड़ा पार करे, ये सोचना और ये थोड़ा अभी हम लोगों के लिए भी मुश्किल लग रहा है कि ये इतना बड़ा आंकड़ा कोई एक पार्टी पार करेगी। आप देखिए, इसमें 3 जो जिले साउथ बंगाल के हैं वो बहुत बड़े जिले हैं साउथ बंगाल वाले तीनों जिले। एक जिले में तो 33 सीटें हैं, इस 58 सीटें सिर्फ 3 जिलों में हैं। और उत्तर बंगाल के 9 जिलों में 54 सीटें हैं, जहां 30 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और जो जंगल महल का इलाका है, जिसमें पुरुलिया का इलाका है, बांकुड़ा है, झारग्राम है और एक मेदिनीपुर है, तो ये यहाँ 40 सीटें हैं। इसमें 14 सीटें पिछली बार
16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 24 ममता बनर्जी ने जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह गणित बदल गया था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने फिर बढ़त हासिल कर ली थी। जंगल महल की 40 में से 30 सीटों पर उनको बढ़त मिली थी। तो ये आप इस तरह से देखिए कि 2021 के असेंबली इलेक्शंस में ममता बनर्जी को जो एक झटका लगा, झटका रही 215 सीटें वो जीती थी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि 2 से 77 पहुंच गए, वो 2 से 77 इस फेज ने पहुंचाया था। 59 सीटें उनके पास इस फेज से आई थी, जिसमें 16 सीटें जंगल महल के इलाके से, 30 सीटें उत्तरी बंगाल से और बाकी दक्षिण बंगाल से थी। इन सभी इलाकों में 40% के करीब वोट शेयर अपना बचाए रखना और इन सीटों को रिटेन करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। ऐड तो क्या होगा वो रिटेन ही नहीं करना है, बल्कि सीटों को बढ़ाना भी है। पहले फेज में बीजेपी के कई दिग्गजों की साख दांव पर है। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से मैदान में है, दिलीप घोष खड़गपुर से, आसनसोल साउथ से अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिका माथा भंगा से मैदान में है। तो वहीं टीएमसी के बागी हुमायूं कबीर रेजीनगर और नाओदा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज वोट डालने भी पहुंचे रेजीनगर से हुमायूं कबीर के सामने मुकाबले में अताउर रहमान हैं। बहरामपुर से इस बार कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के साख भी दांव पर है। जल्दी से कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रख दें। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाएं कैसे बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए निकल रही हैं। खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके मालदा और मुर्शिदाबाद में बंपर वोटिंग हो रही है। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की जहांगीरपुर सीट पर 23% वोट पड़ा है। मुर्शिदाबाद में शामसिरगंज में 25% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बंगाल के हर बूथ से लगातार लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें आपको दिखाएंगे। महिलाएं जब वोट डालने के लिए निकलती हैं तो उनके मन में सवाल क्या है, वो चाहती क्या है, वो सुरक्षा है, क्या उन्हें आर्जिकर याद है, क्या उन्हें संदेश खाली याद है, या फिर ममता बनर्जी के द्वारा दी जा रही वो तमाम योजनाएं, वो राशि उन्हें याद है। आप देखें, हैदरपुर से ही हमारे ग्राउंड संवाददाता इस वक्त मनीष भट्टाचार्य वहां पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट। बात बता रहे हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा लोग डरे हुए हैं, कोई वोट देने फालतू बात है, वो सब बेकार का बात है। यहाँ तो सब शांतिपूर्ण वोट होता है। बीजेपी का बात जो है तो उसका तो देगा ही बीजेपी को, जो वोट दे रहे हैं। आपको अच्छा कौन लगता है? आपको तो जोड़ा फूल टीएमसी अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? एमडी मनीरुल हक। मनीरुल हक, यहाँ बंगाल में मुस्लिमों के लिए किसने काम किया ज़्यादा से ज़्यादा दीदी काम किया है। दीदी से बेटर नहीं हो सकता। यहाँ पे मुद्दा क्या है इस बार सबसे बड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो दीदी जो प्रकल्प लेके आया है ना, 10 प्रकल्प, उसमें दीदी बढ़िया काम किया है। आदमी और भी चाहता है इससे भी बढ़िया काम हो। और दीदी SIR का मुद्दा है? SIR का मुद्दा था, लेकिन 60% तक सही हो गया। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम पांचू शेख। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? अच्छा है बंगाल में। पल्ला भारी है। पल्ला भारी अभी क्या बोलेंगे, आपको जो लगता है वही बता दीजिए। तृणमूल का ही भारी लगता है। तृणमूल का भारी है। काम किया दीदी ने? टीएमसी के। हाँ, टीएमसी। ठीक है। और मोदी जी? उसका जरा गुलमाल है, असुविधा है। हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ। दादा की नाम? नाडू दत्तो। नाडू दत्तो। दादा ये बताइए कि इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, कौन काम अच्छा कर रहा है बंगाल में? बंगाल में देखिए, बंगाल में हमारे ओपिनियन है तो ये आएगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन तृणमूल ही आएगा। अब आपने मालदा के हैदरपुर से एक रिपोर्ट देखी, उसमें क्या कहा मतदाता ने? कहा कि मुझे तो टीएमसी का पलड़ा भारी दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी आएगी। आप समझ सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है। पश्चिम बंगाल की मालदा की ही महिलाएं वो किस मुद्दे पर वोट डाल रही हैं, सिक्योरिटी उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है। पोलिंग बूथ के बाहर लाइन में लगी हुई महिलाओं से भी बात की हमारे संवाददाता मनीष ने, उनकी भी बात सुने। क्या नाम है आपका? सोनाली दास। तो देख रहा हूँ यहाँ महिलाओं की बहुत लंबी लाइनें लगी। हाँ। के वोट कर रही हैं महिलाएं। हाँ, खुल के वोट। ये बार तो देना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ, ये बार तो SIR हो गया ना, ये बार तो वोट तो हम लोग एवरी ये वोट देना पड़ता है।
बताते बड़ा डर लग रहा है। नहीं डर क्यों आ नहीं लोग डर नहीं लगता ठीक है कोई बड़ा भारी दिख रहा है इस बार आप। वो नहीं पता वो नहीं पता ठीक है दीदी दीदी क्या नाम है आपका? शांतना चौधरी शांति जी मुझे बताइए इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको बंगाल में? किसने काम पे अच्छी ना तृणमूल तृणमूल ने इस बार क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है बंगाल का? माहौल तो गर्मा गर्मी का है अब बंगाली का तो ममता है लेकिन बीजेपी का लग रहा है मुझे। काम किसने अच्छा किया है महिलाओं के लिए यहाँ पे? काम तो अब देखिए एक ही का भी ऑप्शन था, बीजेपी तो अभी कुछ किया नहीं है, आएगा तो शायद कुछ करेगा, होप सो। दीदी क्या नाम है आपका? बबीता। दीदी महिलाएं खूब खड़ी हैं लाइन में, देख रहा हूँ वोट डालने के लिए, इस बार क्या सोच के वोट कर रही हैं महिलाएं? কি বলবো कि क्या एजेंडा की इशू भाबचो? ভালোই হবে হয়তো। হ্যাঁ আমার নাম ঝুমা দাস। নিরাপত্তা নিরাপত্তা क्या होता है? নিরাপত্তা সিকিউরিটি হ্যাঁ सिक्योरिटी नहीं है महिलाओं की बंगाल কম আছে অনেক কম আছে। में? दीदी क्या नाम है आपका? জ্যোৎস্না প্রসাদ মালাকার। इस बार क्या लग रहा है माहौल क्या है बंगाल? माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते हैं क्या होता है। दीदी क्या नाम है आपका? देवी आचार्य। क्या लग रहा है बंगाल में इस बार क्या माहौल दिख रहा है, कौन बेहतर काम कर रहा है? बेहतर काम कर रही है तो दीदी तो कर रही है ममता बनर्जी, और मुझे जो लग रही है मैं लड़की की लाइन में हूँ पर मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए सिटिंग गवर्नमेंट ने कुछ किया? सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेटिंग गवर्नमेंट में हाँ जो है स्वास्थ्य साथी जो है उसमें ट्रांसजेंडर का नाम आया है, और कुछ कुछ काम में जैसे जुबो साथी में ट्रांसजेंडर के लिए भाता भी स्टार्ट किया है। अब आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ रिया अधिकारी। या फर्स्ट टाइम वोटर हो, बीइंग अ फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोच के आप वोट कर रहे हो, क्या लग रहा है इशू क्या होना चाहिए? जो भी होगा मेरे को चाहिए कि अच्छा कुछ हो ताकि रिजल्ट बाद में अच्छा है, बस यही। ये दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई ये एजेंडा हो, ये मुद्दा होना चाहिए, मैं इसलिए वोट करने जा रही हूँ? मेरे को तो अभी जैसे कि अभी स्टार्टिंग ख़त्म हुआ है, मेरे को चाहिए कि नेक्स्ट मेरा जो करियर है वो अच्छा बने, इसीलिए ये सोच के ही मैं अभी देख रही हूँ। अभी रोजगार है बंगाल में, आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट है? अभी तो उतना मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि सारे जो है पहले भी जो कर चुके हैं उनको भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो देखते हैं क्या होता है। आपका क्या नाम है दीदी? जयश्री अधिकारी। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल मजबूत है यहाँ? वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। काम किसने अच्छा किया है? दीदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, किसी और ने किया, आपको क्या लगता है? काम किया है, दीदी भी किया है। क्या अभी और ज़रूरत है? ज़रूरत तो होगा। वुमेन सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है? ये तो बहुत बड़ा इशू है, ये तो हमको चाहिए ही सिक्योरिटी, फिर देखते हैं क्या होता है रिजल्ट के बाद। ठीक है तो आप देखिए ये महिलाओं की लंबी लाइन लगी है, पीछे से मैं आ रहा हूँ और यहाँ तक आगे तक के लंबी लाइन है। पश्चिम बंगाल में इस बार महिलाओं का वोट ज़बरदस्त बम्पर पड़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे महिलाएं वोट करने घर से निकल रही हैं। बंगाल में महिला सुरक्षा महिलाओं के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ख़ास बात यह है कि इन महिलाओं को आपने सुना है तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस बार बंगाल में महिला वोटरों का मूड क्या है। अब देखिए दो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी, मालदा की ही रिपोर्ट थी, एक वो हिस्सा रिपोर्ट का मनोज जी जहां पर पुरुष हैं, मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम मोहल्ला है, वो ये कह रहे हैं कि दीदी ममता बनर्जी टीएमसी, यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। महिला वोटर्स की कतार में जब मैं रिएक्शन सुनती हूँ वो विकास की बात करती है, एजुकेशन की बात करती हैं, सुरक्षा की बात करती हैं, वो बदलाव की भी बात करती हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ। इसका मतलब यह है कि मालदा में भी वो डिवाइड है, मुस्लिमों में नहीं। लेकिन देखिए जहां तक मुस्लिमों की बात कर रही हैं उसमें से जैसे बीरभूम था जहां पे 62% हिंदू थे, और जो सीटें थी 11 सीटें थी और बीजेपी 1 सीट जीत कर आई थी, 10 वहां सीटें टीएमसी जीत कर आई थी। उसी तरह से सीटें आपको पश्चिमी मिदनापुर में जाएंगी, आप देखिए 15 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, वहां भी वो हिंदू वोटर ज्यादा है। इसीलिए बार बार हम लोग फर्स्ट डे से कर रहे हैं कि 152 जो फर्स्ट फेज में हो रहा है, तो हमें उन सीटों पे जीतना है जहां पे हिंदू वोटर ज्यादा है।
और ये आंकड़े तभी बीजेपी के लिए वहां की सत्ता आएगी जब आप यहाँ पे एक अच्छे बहुमत के साथ आप जीत कर आते हैं। नहीं, जब महिला कतार में खड़ी हुई ये कहती है कि सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हर राज्य के लिए महिलाओं के लिए होता है, उनके लिए सिक्योरिटी सबसे अच्छा होता है, उनके लिए घर चलाने के लिए महंगाई की बात करती हैं, वो कहती है कि हमारे बच्चे जो एजुकेट हुए हैं उनको हमको नौकरी मिले, इस पे वो बात करती हैं। मुद्दे तो बहुत होते हैं महिलाओं के लिए, चूंकि घर चलाने के साथ साथ वो देश को भी चलाती हैं, क्योंकि उन्हीं के अर्थव्यवस्था पे घर भी चलता है और बाहर भी चलता है। तो बंगाल ऐसे भी महिलाओं में बहुत ज्यादा शिक्षित महिलाएं वहां पे हमेशा रही हैं और बंगाली कम्युनिटी में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे राजनीति में हो चाहे वहां पे एजुकेशन की बात हो। तो वहां पर इस बार जो बाहर से वोटर आ रहे थे, जैसे बिहार की बात हम लोग करते थे कि जितने भी बाहर से लोग आए थे वो आरजेडी ने दावा किया कि भाई ये छठ में आ रहे हैं और पोल देकर हमको जाएंगे, लेकिन वो पोल किसको दिए रिजल्ट तो पता चल गया। इस बार भी बहुत सारे बंगाल में लोग इंटर कर रहे हैं ट्रेनों से, बसों से, चारों से। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने वोट को बचाने आए हैं, वो वोट बचाते हुए किसको जिताते हैं ये तो राहुल जी फिर आप यही बताएं, जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है वो वोटर किसका हो सकता है, जो ट्रेन में भरकर आ रहा है वो वोटर किसका हो सकता है? देखिए, वोटर के लिए तो ये बिल्कुल साफ है कि सुरक्षा, उसके घर का इशू, उसके बच्चों की पढ़ाई का इशू, ये सारे इश्यूज जो हैं जेन्युइन इश्यूज हैं और इसके लिए जो पार्टी काम करेगी वो, देखिए वहाँ पे टीएमसी ने काम किया है अब तक। और देखिए जहाँ तक सुरक्षा की बात है, ऐसा नहीं बंगाल पूरा असुरक्षित है, मैं नहीं मानता कि कोलकाता में कोई महिलाएं असुरक्षित हैं। सर मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, मुझे डायरेक्ट आंसर जो सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है तो महिला, सिंपल है, जो सत्ता में है उसके खिलाफ ही होगा सुरक्षा का, है ना, तो वो बीजेपी के। पर देखिए ये इतना सिंपल भी नहीं है, ये बीजेपी के लिए ये जो फेज है ये उसकी अस्तित्व की लड़ाई है। अगर इस फेज में अगर मैं बात करूं कि नॉर्थ बंगाल की बात कर लूं और दार्जिलिंग कलिम्पोंग की बात करूं तो 69 सीटें हैं, जिसमें से पिछली बार 40 लगभग सीटें जो है वो बीजेपी जीत गई और उसने बिल्कुल टीएमसी को 2016 के मुकाबले टीएमसी को बिल्कुल ही परास्त कर दिया था, एकदम धरातल पे ला दिया था। तो ये और साथ में जंगल महल की जो सीटें हैं वहां पर जो 31 से 35 सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन, ये दोनों तय करेंगे कि इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी। दूसरी बात, जहां तक मालदा मुर्शिदाबाद की बात है, वहां पर जो सीटें अगर हम उसकी बातें करेंगे तो मालदा मुर्शिदाबाद ऐसा नहीं है कि हमेशा टीएमसी का गढ़ रहा है। 2016 में बहुत बुरी हालत थी टीएमसी की, 8 से 10 सीटें यहाँ पर जीती थी टीएमसी, उसने रीगेन किया 2021 में और बाकायदा यहाँ पे 25 से 28 सीटें वो इस पूरे रीजन की जीती है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी ये बात होगी कि क्या वो इस अभी एक बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर आप देखें, हुमायूं कबीर जिस पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे वहां पर एकाएक हंगामा हो गया। मुर्शिदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीर है। हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए यहां पहुंचे इस पोलिंग बूथ पर और अचानक से यहां पर हंगामा हो गया, लेकिन सुरक्षा बल कितनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है और उनकी मुस्तैदी भी देखिए कि हंगामा करने वाले चेहरों को, लोगों को पीछे की तरफ अब धकेला जा रहा है। ये हुमायूं कबीर वोट डालने के लिए पहुंचे और जबरदस्त तनाव की स्थिति वहां पर दिखाई दी। इस दौरान थोड़ी झड़प भी हुई। अब देखिए हुमायूं कबीर जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, इस बार 2 विधानसभा क्षेत्रों से राजकुमार जी ये जंग लड़ रहे हैं। वो भी ये जानते हैं कि लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने जा रही है। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, यहाँ से आने वाली 22 सीटों में से 20 सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया था, मात्र 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। हुमायूं कबीर को ये लग रहा है कि अगर थोड़ा डेंट भी वो टीएमसी को पहुंचा देते हैं तो इसी में उनकी कामयाबी है, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? सवाल ये, क्या मुस्लिम वोट बट पाएगा? देखिए, दोनों सवालों का जवाब मुझे नामे नजर आता है। हुमायूं कबीर जिस मूवमेंट को लेकर चले थे, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया, तब तक ऐसा लग रहा था कि वो जो भी थोड़ा बहुत डेंट करेंगे 1% 2%, वो टीएमसी को डेंट होगा, मुस्लिम वोट डिवाइड होगा। लेकिन जिस तरह से वो उनकी ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें 1000 करोड़ की डील की बात थी कि उनको 1000 करोड़ रुपए
कथित तौर पर बीजेपी की तरफ से मिल रहे थे इस काम के लिए, उसके बाद वो पूरी तरह डिस्क्रेडिटेड है। और जितना मैं समझ पाया विरोध से, शायद वो हुमायूं कबीर का विरोध ज़्यादा हो रहा था जी पोलिंग बूथ पे। तो अगर उनके अपने पोलिंग बूथ पर उनकी का विरोध हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम जनमानस में उनकी क्या छवि बन के हुई है। और ओवैसी अगर पहले से अलग लड़ रहे होते तो शायद ज़्यादा डेंट कर पाते। आखिर के क्षणों में उन्होंने फैसला हम किया। थोड़ा सुनने की कोशिश करें वो कह क्या रहे हैं, माइक उन तक पहुंचा है, सुनाइए जरा। आपने बॉम्बिंग किया है, ये लोग आरोप ये लोग थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है कि किसने इंस्टिगेट किया, कहां से हंगामा शुरू हुआ, लेकिन इतना तय है कि हुमायूं कबीर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, उनके खिलाफ ये गुस्सा दिखाई दे रहा है। जो आप कह रहे थे बात, मुस्लिम जनमानस समझ सकते हैं। हुमायूं कबीर की जो इमेज बनी है या जो इमेज खराब हुई है वो भी समझ सकते हैं। ओवैसी पहले दिन से अगर अलग लड़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार का, महाराष्ट्र का, मुंबई का अनुभव हमें बताता है कि वो ज़्यादा डेंट कर सकते थे। उनको बहुत कम समय मिला, कितना डेंट कर पाएंगे देखना होगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड का फायदा ये हुआ है ममता बनर्जी को कि मुस्लिम वोट जो पहले से उनके पास था 75 से 80% तक, वो शायद और ज़्यादा एग्रेसिवली उनके साथ यूनाइट हो गया। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरा, अगर हम बात करें, खाली मुस्लिम वोट की बात नहीं है, अभी पहले भी चर्चा हुई, अब जो हिंदू डोमिनेटेड सीटें हैं जहाँ 25% से ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, उनको मान लेते हैं कि हिंदू प्रभाव वाली सीटें हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो करीब 182 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25% या उससे ज़्यादा हिंदू है। सर, हिंदू वोटर्स की बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये अभी पहले थोड़ा मुस्लिम वोटर्स की हम इसलिए बात कर लें क्योंकि ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। हुमायूं कबीर के लिए वहां से निकलना थोड़ा और मुश्किल हो गया है। हालांकि ये समझना मुश्किल है इतने शोर शराबे में कि ये जो भीड़ आई है, जो विरोध कर रही है, वो क्या कह रही है, क्या उनकी नाराजगी है। अभी चूंकि जब तक बाबरी मस्जिद बन रही थी अजीत जी, तब तक तो सब चंगा था, इतना फंड भी आ रहा था, नींव भी खुद गई, निर्माण भी शुरू हो गया, ऐसा माहौल भी तैयार हो गया कि मुस्लिम वोट तो यहाँ पर बट गया। लेकिन आज ये जो तस्वीर है ये हुमायूं कबीर के लिए चिंता पैदा कर सकती है और ममता बनर्जी के लिए राहत ला सकती है। बिल्कुल, हम ये ऐसा है कि वहाँ जो मुसलमान वोटर है वो बहुत मोटिवेटेड है, मतलब उसको किसी प्रलोभन की और किसी अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत नहीं है मोटिवेट होकर के ममता बनर्जी के पक्ष में वोट डालने के लिए। उसको बीजेपी को हराना है तो ममता बनर्जी लड़ रही है, बाबरी मस्जिद बने चाहे ना बने। बिल्कुल। और एक दूसरी बात आप देखिए, इनकी हुमायूं कबीर जो है ये सीट बदल के गए हुआ, एक तो इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पहले से भी बहुत खराब है, ये कई पार्टियों में रह चुके हैं, लगभग हर पार्टी में रह चुके हैं। लोकसभा का चुनाव इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ा था, तो इसलिए जैसे ही वो वीडियो आया, वो सही हो या गलत हो, उस वीडियो में ये साफ साफ बात करते दिख रहे हैं, लेकिन उसने लोगों के मन में वो यादें ताजा कर दी कि ये 2019 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, इनका मकसद हो सकता है ममता बनर्जी को हराना। दूसरी बात, ये जहां से जीते थे एक बार विधायक, वो सीट छोड़ करके आके लड़ रहे हैं। ये नई सीट है, रेजीनगर की और नवादा, दोनों सीट इनके लिए नई सीट है जहां ये लड़ने आए हैं। तो अपनी सीट पर हम अभी भी नहीं मान रहे हैं कि ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी और सीट पर एक तो ये डेंट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो एक हमारा सिद्धांत, हमारी थ्योरी है जो हम आपसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, कि मुसलमान का वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां दूसरे नंबर पर भी मुस्लिम कैंडिडेट होगा और उसी के साथ लड़ाई होगी। पहले दूसरे नंबर पर मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और उनके बीच लड़ाई हो रही होगी। अगर दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है तो किसी हाल में मुसलमान का वोट नहीं बटेगा। और इसको हम हमेशा इस बात की पुष्टि बिहार के नतीजे से करते हैं। 5 सीटें जो ओवैसी की पार्टी ने जीती है उसमें 4 पर दूसरे स्थान पर मुसलमान कैंडिडेट रहा है। तो ये मुस्लिम वोट उन्हीं सीटों पर बटेगा जहां 2 मुसलमान कैंडिडेट के बीच में लड़ाई होगी, और बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट दिया नहीं है, तो जाहिर है जहां दूसरे नंबर पर बीजेपी लड़ रही होगी वहां मुसलमान का वोट नहीं बटेगा। मेरा तो अब सवाल ये भी है मनोज जी कि जिस तरह से हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा था, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटें बचा भी पाएंगे? हुमायूं कबीर पहले भी नहीं थे,
जो लोग कहते थे कि आप AIMA के साथ आकर एक बड़ा वो वोट बैंक लेते हैं, लेकिन हम लोग जितने दिनों से कर रहे थे, हुमायूं कबीर के अपने एरिया में भी कोई वोट नहीं था। वो अपनी सीटें बचाने के लिए, और जहाँ तक बात स्टिंग की हुई थी, हम लोगों ने फर्स्ट डे से मेरा अपना मानना था कि ये TMC अपने बिखरते हुए मुस्लिम वोट को बचाने के लिए इस तरह के स्टिंग, अब वहाँ पे जो स्टिंग कर रहा वो TMC का विधायक है और वो हिंदी में बात कर रहा। पूरी उस प्रक्रिया को आप देखेंगे तो बड़ा डाउट है। मैं इस फेज में उस मुसलमान सीटों के लिए मैं टारगेट ही नहीं कर सकता हूँ। मुर्शिदाबाद को निकाल लीजिए जहाँ पे 33% हिंदू सिर्फ वोटर हैं और वहाँ पे पिछली बार भी 20 सीटें जीतकर TMC आई है। मेरा तो मानना है कि जिस तरीके से अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग वहां से TMC जीत कर नहीं आई थी, अब कहां पे इस बार जीत कर आना चाहिए बीजेपी को, जहां TMC ने अच्छा किया था वोट परसेंटेज हिंदू का होने के बावजूद। तो वो थे बीरभूम थे, बांकुड़ा थे, पश्चिमी मेदिनीपुर थे, पश्चिमी वर्धमान थे और नॉर्थ मिराजपुर। यहां से उनको TMC को इस बार साफ करना चाहिए या एक आध सीटों पे रोकना चाहिए जहां पे TMC को वोट मिला था। तो हमें उन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए जहां से बीजेपी को उम्मीद है। यहाँ मैं नॉर्थ दिनाजपुर की ही बात कर लेती हूँ सर, क्योंकि नॉर्थ दिनाजपुर में भी मैं हिंदू और मुस्लिम का जो आंकड़ा देख रही हूँ वो ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है ना। हाँ। और यहाँ की 9 सीटों में पिछली बार TMC ने 7 और बीजेपी ने 2 सीट जीती। इस बार अगर कहीं से बीजेपी स्कोर कर सकती है तो वो नॉर्थ दिनाजपुर में स्कोर कर सकती है 100%। तो इसीलिए ना SIR में वहां पे पोल भी घटा हुआ, करीब 3.5 लाख के करीब वहां पे वोटर कटे हुए हैं और वो वोटर कटे हुए हैं जो उतने के गैप में उस सीटों को लेकर आए थे। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना होगा कि कहां पे SIR से कितना बेनिफिट अपोजिशन को मिल सकता है मुस्लिम वोटों के कटाव से। और ये मुस्लिम वोटर जो थे, माने जो 3.5 लाख, सॉरी ये मुस्लिम वोटर नहीं, माने 3.5 लाख जो वोटर कटे हैं, ये बोकस वोट के रूप में गिरते थे, जो बिहार में भी पहले ऐसा होता था। जब SIR से कटा तो वहां पे बोकस वोट मारने का कोई बड़ा ऑप्शन नहीं मिला। और जिस तरीके से इस बार पोल हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा 2 घंटे का जो समय होता था शुरू में, वहां पे गर्मियां कम माने बहुत ज्यादा है, तो लोग अर्ली मॉर्निंग जाकर पोल करते थे और दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पोल कम होता था, वो वोट परसेंटेज कम आता था, जिसका यूटिलाइज TMC करती थी बूथ के अंदर। लेकिन आज तो बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, 22-23% कई जिलों में इतने प्रतिशत पर मतदान चला गया। कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने, आपके प्रोग्राम में मैंने जो कहा था कि ये 85% तक इस बार मेरा अपना उम्मीद है कि 85% तक इन एरिया में पोल होगा। तो पलटाने दरकार जो बीजेपी का नारा चल रहा है, चाहे 85%, अगर आप इसमें हिस्ट्री देखेंगे तो इन एरियाज में 83% से 88% तक वोटिंग गया। इस बार पश्चिम बंगाल में बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई। TMC और AUGP के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तब हुआ जब हुमायूं कबीर नाउदा में वोट करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पे देसी बम मारने की घटना भी सामने आ चुकी है। अभी की ये तस्वीर है जब थोड़ा लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा इस हंगामे को शांत करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आप अगर इस लिहाज से देखें कि बंगाल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, कितनी वहां पर मारपीट की घटनाएं, बमबाजी की घटनाएं, गोलियां चल जाना, सिर फोड़ देना, बीजेपी TMC हो, TMC लेफ्ट का कभी वो इतिहास रहा हो, उस लिहाज से अगर आप आज की तस्वीर देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस हिंसा पर काबू पाने में राजकुमार जी बहुत हद तक कामयाब रहा है, क्योंकि 3 घंटे की वोटिंग हो गई है, अभी तक कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई सिवाय इस हंगामे की तस्वीर के अलावा। नहीं, अगर अभी तक के आंकड़ों पर आप नजर डालें तो चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे मतदान का अभी तक का आंकड़ा हो, मतदान पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हुए बेहद शांतिपूर्ण माना जा सकता है। बंगाल में जितनी हिंसा होती है, अगर हाल के दशकों में देख लें तो यूपी बिहार जो बदनाम होते थे कभी, उसके बहुत आगे निकल गई है। वहां पर अगर आप शांतिपूर्ण मतदान कराने में सफल होते दिख रहे हैं तो एक बड़ी सफलता है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग को इसके लिए तो थम्स अप दिया जा ही सकता है। पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है सर, पोलिंग परसेंटेज बढ़ने पर ही हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले राहुल जी आपकी बात आनी रह गई थी। ये बढ़ता हुआ पोलिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा करता है? क्या बदलाव की बयार दिख रही है? देखिए, मैं ये मानता नहीं कि घटता है या बढ़ता है, उससे कोई ये फैसला होता है कि अच्छा मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाएगी। पिछली बार जो इस एरिया में मैंने देखा था कि 3-3%, 2-2% वोट शेयर मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया था, तो क्या उससे TMC चेंज हो गया? नहीं हुआ।
और ये बहुत सारा मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके सब जगह ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ज्यादा से कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो बेल्ट है ना, ये हमेशा से ही हाई वोटिंग परसेंटेज की बेल्ट रही है। इसमें 83% से 88% तक वोटिंग गई है। बंगाल का अगर हम 3 चुनावों का इतिहास देखेंगे 2011 से, तो वोटिंग परसेंटेज घटता रहा है, 84% से 82% तक आ चुका है। तो क्या ये टूटेगा? ये एक बड़ी बात है। टूटेगा तो क्यों टूटेगा, ये बाद की बात है, एनालिसिस करने की बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। दूसरा, SIR का अपना एक और इफेक्ट ये भी है कि लोग बाहर से जो हो सकता है ना जाते बंगाल, वो भर भर के बंगाल गए हैं ट्रेनों के जरिए, मतलब अपने उसके जरिए। उनको ये जो है खतरा जो दिखाई देता है कि हम, जो भी वो सही है या गलत, वो खतरा ये है कि हम अगर वोट नहीं देंगे, हमारा वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा तो हमारी नागरिकता जाती रहेगी। ये जो डर है, ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बना है जिसके कारण बढ़ सकता है वोटिंग। हुमायूं कबीर का बयान आ गया है। बवाल के बाद हुमायूं कबीर ने बयान दिया कि TMC के लोगों ने लोकल पुलिस का बैग छीना है। आप सुने हुमायूं कबीर को। रेजीनगर मुर्शिदाबाद के सारा जो 22 सीट है, सब जगह शांतिपूर्ण में चुनाव हो रहा है वोट डालने। लेकिन ये नौदा के दोनों बूथ 9 नंबर और 10 नंबर 9 और ट्रेन दोनों बूथ में कुछ झमेला हुआ, रात भर कोई झमेला हुआ। लोकल पुलिस का बैच छीन लिया, आपको दिखा दिया। लोकल पुलिस को बैच छीन लिया। चलिए ना, कहाँ झमेला है। ये 2 बूथ को लेकर इन्होंने अपनी चिंता जताई। थोड़ा सा इनका मोरल भी डाउन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस इरादे के साथ ये इस चुनाव को इन्होंने लड़ना शुरू किया था, उससे तस्वीर आज की तारीख में अलग दिखाई दे रही है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बीच शुवेंदु अधिकारी ने एक और बड़ा दावा किया। नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बंगाल में परिवर्तन का माहौल है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। पर परिवर्तन आ रहा है, पूरा परिवर्तन के माहौल है। मैं वोट डाल दिया और परिवर्तन होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। दादा, किस तरह से अभी माहौल है हर जगह बूथ में? क्या है पिंगला में जैसे बात करें, क्या है दादा? 1 मिनट दादा। ना माहौल ठीक है, कंट्रोल है। इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर, लेकिन कुछ कुछ तो है, चोट डाकत तो है अभी भी। वो पिंगला उसी का खिलाफ हम लोग का स्पेसिफिक कंप्लेन है। चिन्मय प्रामाणिक हमारी पोलिंग एजेंट को अरेस्ट किया है। अब ये जो बात मनोज जी शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं, मैं नंदीग्राम की ही बात कर लूं, मेदिनीपुर क्षेत्र की ही बात कर लूं, वहां पर इस बार का परफॉर्मेंस क्या रहने जा रहा है? बीजेपी के लिए जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से वहां घूम रहे थे, तो बीजेपी के लिए बेहतर था। जो बातें कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, और इस पर शांतिपूर्वक मतदान होना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। ये प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया है, लेकिन इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और मिलने का कारण भी है कि जब डर और भय का माहौल बनता है तो सबसे ज्यादा कोई वोट में नुकसान किसी को होता है और किसी पार्टी को होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। चूंकि एक उनके जो वोटर हैं जो बूथ पर जाकर पूरी तरह से हंगामा करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं जिनको कहा जाता है कि हिंदू वोटर हैं, वो उस माहौल को देखकर अपने घरों में दुबक जाते हैं। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और शांतिपूर्वक जो मतदान हो रहा है, इससे मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या वहां बदलाव की चीजें देखने को मिल सकती है। लोगों का उत्साह दिख रहा है बूथ पर आकर करने के लिए, और वो उत्साह भी दिख रहा है तो खुलकर इस बार बोल भी रहे हैं। तो दोनों है। दूसरी बात है कि ये शांतिपूर्वक मतदान दोपहर में भी कायम रहना चाहिए, क्योंकि TMC का सबसे बड़ा हथियार उस दोपहर का 2 घंटे और 3 घंटे का बूथ होता है, जब मतदाता वहां पे कम पहुंचते हैं। और वैसे इसे में उन्होंने यूटिलाइज करा, और हमें लगता है कि जो हमारी केंद्रीय बल पहुंची है, इस बार मतदान कराकर बंगाल में शांतिपूर्वक, एक बिहार में जिस तरीके से इतिहास बना कि भाई एक भी बूथ पे कैंसिल नहीं हुआ, मुझे लगता है कि इतिहास यहां भी कायम होगा। अग्निमित्रा पॉल का भी बयान आ गया है, वो भी मैं आपको सुनाऊं। उससे पहले क्विक कमेंट अजीत जी आपका। सनातन खत्म हो जाएगा अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यहाँ पे
दुर्गा पूजा होने नहीं देते, शिव का नाम लेने नहीं देते, यहाँ पे जय श्री राम बोलने नहीं देते, हिंदू पोलराइज हो जाएगा इन बातों से? देखिए, ये प्रयास तो इसी बात का किया जा रहा है। जितना मोटिवेटेड मुस्लिम वोटर है ममता बनर्जी के समर्थन में या बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी की कोशिश है कि उतना ही मोटिवेटेड होकर के हिंदू वोट करे। और हिंदू अगर थोड़ा सा और जितना वोट देता रहा है बीजेपी को सामान्य रूप से, उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो बीजेपी के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सनातन खत्म हो जाएगा, ये इशू होगा, इस बात को ममता बनर्जी समझती थी, तभी उन्होंने भी अपनी तरफ से हिंदू मतदाताओं को दुर्गा आंगन कोलकाता में और सिलीगुड़ी में महादेव महाकाल का मंदिर या जगन्नाथ में दीघा में जगन्नाथ धाम का मंदिर, ये सब बनवाए उन्होंने। और पिछला जो दुर्गा पूजा पिछली बार जो हुआ, उस दुर्गा पूजा में उन्होंने हर पंडाल के पैसे बढ़ाए, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया पैसों में। तो वहां दुर्गा पूजा भी लोग कर रहे हैं, विसर्जन भी हो रहा है, ये चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें कही जाती हैं। सनातन के खत्म होने की जहां तक बात है, हमको कभी खतरा नहीं लगा कि खत्म हो जाएगा, और आगे भी हमको कोई खतरा नहीं लगता ही खत्म हो जाएगा। देखिए, 1000 साल की गुलामी मुगलों की और अंग्रेजों की हम लोगों ने देखी है, और आज इस डेमोक्रेसी में अगर ये कोई कहता है कि सनातन खत्म हो जाएगा तो ये बहुत खराब बात है, ये नहीं कहनी चाहिए। आप पोलराइजेशन कराइए, अच्छी बात है। आसनसोल साउथ से बीजेपी कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल ने बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि बंगाल की जनता बीजेपी को ही वोट देगी। बीजेपी नेता ने कहा कि यह बंगाल को बचाने की लड़ाई है। हम निश्चित है कि बंगाल के लोग भाजपा सरकार को बनाएंगे। फर्स्ट फेज का इलेक्शन आज, 29 को सेकंड फेज का इलेक्शन, और बंगाल के लोग सिद्धांत ले लिया है। ये तृणमूल को हटाना है, ये हमारे संस्कृति नहीं है, ये चेयर का अपमान है। जिस भाषा में ममता बनर्जी बात करते हैं ना, उस चेयर का अपमान है। हम लोग अपमान करने नहीं देंगे। आप वोटर को अपमान करते हैं, हमारे संस्कृति, हमारे परिवेश, हमारे कृष्टि को आप खत्म कर दिया है। सरकार होगा, बाई प्रोडक्ट हिसाब से सरकार होगा, लेकिन पहले ये बंगाल को बचाना है। ये बंगाल के बचाने का लड़ाई है। आप बोले थे डबल नौकरी होगा, एक भी नौकरी नहीं हुआ है। हमको नौकरी चाहिए, हमको पेट पालना है। हमारा 40 लाख बच्चे चला गया दूसरे राज्य में, उनको वापस लाना है। अब आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा देती हूं। पूर्व मेदिनीपुर की चांदीपुर विधानसभा में आज कैसी वोटिंग हो रही है, बूथ पर कौन सा फैक्टर चल रहा है, महिला फैक्टर चल रहा है, मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, हिंदू फैक्टर चल रहा है। पवन नारा ने क्या समझा, उनकी रिपोर्ट से हम भी समझते हैं। इस वक्त हम चांदीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, पूर्वी मिदनापुर में आता है। वोटर्स की कतार है, यहाँ महिलाओं की कतार खत्म हो गई है, सब काम के लिए निकल गई हैं, पुरुष हैं। दादा, आपका नाम क्या करते हैं? सुदीप्त दास। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। बिजनेस ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक है। वोट का क्या हाल चाल लग रहा है आपकी बार, किसका दावा मजबूत? ठीक है, और जो कोई भी है आ सकता है। कोई भी आ सकता है, रैंडम है। दादा क्या नाम? तापस दास। क्या करते हैं दास साहब? बिजनेस करते हैं। बिजनेस ठीक चल रहा है? तो बिजनेस बढ़ा पिछले 5 साल में, संतुष्ट है या और बेहतर हो सकता था? कोनो मंतव्य नो। दादा क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? संतोष कुमार पंडा। पंडा साहब रिटायर्ड हैं, तो एक रिटायर्ड आदमी इस चुनाव को कैसे देख रहा है? क्या जमीनी हालात दिख रहे हैं आपको? ऐसे हम कोई एम्प्लॉय नहीं था, ऐसे ही हर का काम, खेती बाड़ी का काम यही सब करते अच्छा, थे। एक किसान है जो खेती बाड़ी करता था, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? मैंने किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें और क्या सोच के अपना मैंने ये करने के लिए मैंने ये बनाने के लिए अपना अच्छा हिसाब के लिए हम ही करते हैं। सत्ता बदलती दिख रही है या बरकरारी दिख रही है? सरकार बदल रही है या बरकरार रही? देखते हैं क्या बदल हो रहा है, शायद क्या हो रहा है शायद। दादा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं काम। कुछ नहीं करते हैं। तो आपके लिए वोट डालते वक्त मन में क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वोट देना है और क्या। आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं करता, रोजगार नहीं है, तो क्या वो एक विषय हो सकता है? तो कुछ है क्या? दादा क्या करते हैं? हम पेंशनर हैं। पेंशनर हैं। एक पेंशनर क्या सोच के वोट कर रहा है? आपस में बुजुर्ग लोग क्या बात कर रहे हैं आपके बार के चुनाव को लेकर? हम पहले सोचते हैं देश की सुरक्षा के लिए। जब देश की सुरक्षा होगा तो देश उन्नति होगा। इसमें कोई दूसरा बाहर का अटैक जिसमें नहीं होगा, तब देश का उन्नति होगा। अपना स्वनिर्भरशील होने के लिए हम वोट देने के लिए बहुत अच्छे आए हैं। स्वावलंबी होने के लिए वोट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दादा क्या करते हो, क्या नाम है? मुस्तकीम। मुत्तकी क्या करते हैं?
टेलर मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। सिलाई मिस्त्री। सिलाई मिस्त्री, एक सिलाई मिस्त्री जो आज वोट डालने जा रहा है, क्या सोच के वोट कर रहा है? देश का उन्नति के लिए। उन्नति के लिए। तो हुआ उन्नति पिछले 5 साल में या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, उन्नति से संतुष्ट है। तो एक कतार है, लगातार बढ़ रही है। यहाँ जो कैंडिडेट हैं जनता उन्नयन पार्टी के, वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, वो यहाँ हैं, और बाकी जो लोग वोट देकर बाहर आ चुके हैं उनसे बात करें। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या करते हैं आप? वोट देते हैं। वोट तो देते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है। हाँ। एक हाउसवाइफ क्या सोच रही है? हाउसवाइफ के लिए कोई योजना है, नहीं है? सरकार की बरकरारी है, बदलाव है? बदलाव चाहिए, नहीं बुझते वाला है तो हम। क्या बोल रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। पहली बार वोट डालने आए हैं? नहीं, हमारा हो गया अभी। हो गया है? नहीं हो, दूंगा अभी। दूंगा। तो पहले वोट डाल चुके हो, बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। दादा क्या बोलेगा? क्या हाल है चुनाव में? अब की बार क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या करते रहे हैं? जॉब करते थे, किसानी करते थे? किसान थे। तो किसान है, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, अम्मा आई हैं। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं सर अब की बार? मार वोट देवा হবে আর আমার নিজের ভোটটা দেওয়া হবে। हाँ, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या करते हैं आप? आराम से वोट देगा। करते क्या है आप? हम बिजनेस है। बिजनेस है। तो बिजनेस ठीक चल रहा है और बेहतर हो सकता है? सरकार की बरकरारी है या बदलाव है? सरकार बदला है। बदलाव है। बड़ा सोच के बोला है। मैम क्या करते हैं? घर संभालते हैं? भालो है। घर गृहिणी हैं? गई है। अच्छा, एक गृहिणी क्या सोच रही है अब की बार वोट करते वक्त? वोट देगा। देगा। तो ममता भालो की मोदी भालो? সবাই ভালো। সবাই ভালো। উন্নয়ন হবে? হবে। কি बदलाव होबे? কি হয় ভোট যে দিবে সে বুঝবে। अच्छा, तो वोट देंगे तो पता चलेगा, इस तरह से कह रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो किसान से लेकर नौजवान तक और गृहिणी से लेकर बाकी सब चांदीपुर लोक विधानसभा सीट में यहाँ बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुप्पी को भी इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत से लोग चुप हैं, मत या अपना सोच जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो बात हम पकड़ रहे थे वही बात पवन हमारे सहयोगी भी पकड़ रहे हैं। ममता दीदी का वोटर तो राजकुमार जी वैसे भी बहुत वोकल है, वो खुलकर बोलता है। जो सबसे पहली रिपोर्ट हमने दर्शकों के सामने रखी, मालदा मुर्शिदाबाद का वोटर जो है खुलकर बोल रहा है दीदी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ मेदिनीपुर में हम देख रहे हैं कुछ खुलकर बोल रहे हैं बदलाव की जरूरत है, कुछ सोच कर बोल रहे हैं। तो जो सोच कर बोल रहा है हम ये मानकर चलते थोड़ा एसेस कर रहा है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर वोटर, हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है कि वोटिंग वाले दिन भी बहुत वोकल नहीं होता है। वो जितना पत्रकार अपने आप को समझदार समझते हैं, वोटर उससे ज्यादा समझदार है। वो भी घुमा फिरा के जवाब देता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। एक महिला ने बोला ना कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, देखते क्या होगा। हाँ। लेकिन जहां तक अभी आपने 2 बयान सुनवाए, एक शुभेंदु अधिकारी का और एक अग्निमित्रा पॉल का। अग्निमित्रा पॉल का बयान मेरे को ज्यादा राजनीतिक लगा, समझदारी का लगा। उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं, जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से बात कर रहे हैं, सनातन खतरे में आ जाएगा। आप वोटिंग के 3 घंटे बाद ये कह रहे हैं फर्स्ट राउंड की, किसी मुद्दे पे आप नहीं बोल रहे। तो कुल मिलाकर के इससे बहुत पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव मैसेज आप अपने वोटर को नहीं दे रहे। आपको चुनावी मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। ये पोलराइजेशन तो चल ही रहा है, पिछले 5 साल से चल रहा है, पिछले चुनाव में भी यही था। आपको उसको और शार्पन करने की जरूरत है। लेकिन चुनावी मुद्दे हैं, ममता बनर्जी के टाइम में जैसे बेरोजगारी बढ़ी, पलायन बढ़ा, हम बात करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी बढ़े हैं, तो उन सारे मुद्दों पर आपको धार देनी चाहिए जो आप चूक रहे हैं। तो ये अगर संकेत है तो कहीं ना कहीं शायद बीजेपी उतनी आश्वस्त नहीं है जितना हम 2 दिन पहले तक बात कर रहे थे कि पहले राउंड में ही शायद बढ़त मिल जाएगी। ठीक ठीक। पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस अकेले मैदान में है, हमें कांग्रेस पार्टी की भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी जो दिग्गज हैं उनकी भी साख इस चरण में ही दांव पर है। आप जानते हैं बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस बंगाल में अच्छा करेगी। वो भी जानते हैं कि कितना अच्छा करेगी, सरकार बनाने लायक स्थिति में तो अच्छा नहीं करने जा रही, लेकिन कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी का है।
अच्छा नतीजा निकलेगा ये तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आम लोगों को एक सत्ता विरोधी लहर तो है, खासकर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और इसे रुकने के लिए न जाने कितने करोड़ रुपया सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से खर्चा किया जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि अंत में हमारी कांग्रेस पार्टी के खोए हुए जमीन फिर वापस लाने में हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, यहाँ तक कह सकता हूँ। रूलिंग पार्टी और बीजेपी में दोनों में आप लोग फर्क कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं दिखते हैं, इसलिए कि दोनों ही मान लीजिए इलेक्टेड ऑटोक्रेट है। अब जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, राहुल जी, ये तो हम भी जानते हैं हकीकत कांग्रेस पार्टी की क्या है। सत्ता बनाने वाली स्थिति में तो वो है नहीं। खोई हुई जमीन अगर एक कैंडिडेट के लिहाज से आप कहें तो आप चर्चा में ला सकते हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके अपने आप को सिकोड़ती चली गई है। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो टीएमसी का कोई खास नुकसान जो है वो नहीं हुआ इसमें सारे पिछले चुनाव में, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई। और जहाँ तक अधीर रंजन चौधरी का सवाल है, बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, तो पहले तो अपनी सीट बच जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, ना केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि बाकी स्टेट्स में भी, वो अपनी ये स्थिति बचा ले अलग अलग चुनाव में, वो बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, टीएमसी ऑलरेडी लेफ्ट का पूरा जितना भी काडर है, जितना भी स्पेस है वो कैप्चर कर चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी इनरोड्स बना रही है, बड़े स्ट्रॉन्ग इनरोड्स बना रही है। ऐसा नहीं है, पश्चिम बंगाल में स्ट्रॉन्ग इनरोड्स वो बनाने की कोशिश कर रही है, और देखा भी गया है कि जिस तरह से वो बढ़ी है, 77 सीटों पे आई पिछली बार, ये बड़ी अचीवमेंट है बीजेपी की और इससे आगे बढ़ सकती है। सर, आपका जो असेसमेंट है मनोज जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या है? इस चुनाव में वो कितनी सीटें ला पाएंगे? सीटों पे तो नहीं बात किया जा सकता, परसेंटेज पे बात किया जा सकता है। जहां तक अधीर रंजन जी की बात कर रहे हैं तो वो उस एरिया से आते हैं जहां पे टीएमसी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में हुआ था, और जितने भी आज के डेट में जितने भी टीएमसी के वहां नेता हैं वो सब अधीर रंजन जी के चेला कहे जाते हैं कि ये इनके गुरु हैं, और वहां पे जाकर सारे शिफ्ट हुए हैं। अधीर रंजन जी का एक अपना वहां पे बेस है, और इस बार मेरा अपना शुरू से रहा असेसमेंट कि हुमायूं कबीर को छोड़ दीजिए, वो एक विधानसभा विवेक करते हैं, लेकिन अधीर रंजन मुर्शिदाबाद की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की, कहीं न कहीं उनमें हर जगह थोड़ी न बहुत उनकी पकड़ है। और यदि उनकी पकड़ इस बार काम में आई, कांग्रेस की तरफ थोड़ा भी वोट खींच के ले आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कहिए कि वोट परसेंटेज के लिए बेनिफिट होगा। तो अधीर रंजन को नकारा नहीं जा सकता, कम से कम मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को नकार भले सकती हैं। राहुल गांधी आखिर तक यहाँ पर प्रचार करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो बात अभी मनोज जी कह रहे हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटें, वहां पर कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। ये हो सकता है, ये स्टेफोलॉजी की बात है, मनोज जी तो खैर मास्टर हैं उसके, लेकिन ये 3 जो लोकसभा सीटें हैं, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर, ये तीनों लोकसभा सीटें शुरू से कांग्रेस पार्टी के लिए मजबूत सीट रही है। जंगीपुर से प्रणब मुखर्जी जीतते थे, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी जीतते थे, और जो ये गनी खां चौधरी हैं, बरकतदा जिनको कहते थे, उनके परिवार का बड़ा असर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाके में रहा है। ईशा खां चौधरी उनके भतीजे अभी भी एमपी हैं वो, और मौसम बेनजीर नूर जो चली गई थी पार्टी छोड़ करके तृणमूल कांग्रेस में, वो भी वापस आ गई हैं, जो मालतीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये इस जो बैकग्राउंड देखेंगे आप, उस बैकग्राउंड में हम लोग कह सकते हैं कि एक मजबूत काडर भी है। अगर कांग्रेस के पास कहीं पूरे बंगाल में काडर है, कार्यकर्ता है, तो वो यही इलाका है जहां उनके पास काडर है। तो उस काडर को लेकर के वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है वहां कांग्रेस पार्टी। और हमको लगता है कि पिछली बार कोई सीट नहीं मिली थी, लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट मिली, वो भी ईशा खां चौधरी जीते। परसेंटेज ऑफ वोट विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में कांग्रेस को बहुत अच्छा था वहां मुर्शिदाबाद में, जो इस बार फिर हमको लगता है कि कम हो जाएगा।
जीतेंगे कितने वो, मतलब वो हम जीतने की सीट हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जीतेंगे कितना, लेकिन हम फिर अपनी पहली कही बात चौधरी अपनी सीट निकाल सकते हैं, बहरामपुर भी और मालतीपुर भी, ये 2 सीटें भी। लेकिन हम ये बात फिर दोहरा रहे हैं जो पहले हमने कहा कि वोट तभी बटेगा जब वहां दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट होगा। लोकसभा में 5.9% था और विधानसभा में 2.9%, 5.6 और 2.9%। लोकसभा में तो इतना अगर वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कोई भविष्य उसका है इस वक्त इन चुनावों में पश्चिम बंगाल। राजकुमार जी, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस पर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, जैसे कि बाकी देश के अन्य राज्यों में भी किया है, अपनी दुर्गति खुद की है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ 238 सीटें होती थी बंगाल में, 150 सीटें कांग्रेस जीती थी। उसके बाद जब पिछला चुनाव होता है 2021 का, कांग्रेस 0 होती है। वोट परसेंटेज राहुल जी ने बता दिया। कांग्रेस का सारा वोट शिफ्ट हुआ 2011 में ममता बनर्जी के साथ, लगभग 29% वोट एक मुश्त गया है। लेफ्ट का वोट ममता ने उसके बाद खींचा है, सबसे पहले कांग्रेस का वोट लिया है। उसके बाद से कांग्रेस ने वहां कोई कोशिश की नहीं। अधीर रंजन चौधरी थोड़ा बहुत लड़ते थे ममता से, उनको भी बीच बीच में दरकिनार करके मैसेज दिया कि ममता को नाराज नहीं करना चाहते। और अभी आपने, कल हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड राउंड में कोलकाता में जाना था राहुल गांधी को कैंपेन करने के लिए, वो रद्द हो गया। तो कांग्रेस की प्रायोरिटी में पश्चिम बंगाल है नहीं। एक चीज खाली ऐड कर दें, 2016 में कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी थी पश्चिम बंगाल, 44 सीटों के साथ। हाँ, जब बीजेपी की 3 आई थी वाली सिचुएशन थी कांग्रेस पार्टी के साथ थी, तो सर पूरे देश में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी। मुख्य विपक्षी पार्टी थी, लेफ्ट से ज्यादा सीटें लेके आई थी और एकदम से उसके बाद 0 सीट पर आ गई। लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ तो सागर दिघी में एक ही सीट उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीती थी, जो बाद में टीएमसी में चला गया था। तो कांग्रेस का एक वहां है, एक चर्निंग रहती है कांग्रेस को लेकर के। लेकिन अब उनको शुभंकर सरकार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो कुछ करते कहीं दिखते नहीं है। जिसे दरअसल जिसे पूरी पावर देनी चाहिए थी, उसे पावर देकर भी पावर नहीं दी, वो अधीर रंजन चौधरी हैं। पिछली बार वो कहते रहे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, फिर भी आपने एक तरीके से केक वॉक बना दिया ममता बनर्जी के लिए। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है वो 2 ही ध्रुव पर खड़ा हुआ है, एक बीजेपी और एक टीएमसी। आप बात पूरी कर लीजिए। नहीं सर, बस ब्रेक के लिए जाना। अगर कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि होती तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के जाती क्यों? बिल्कुल। अगर पीआरडी मुंशी और प्रणब मुखर्जी जैसे दिल्ली के दरबारी नेताओं की चलती वहां पे ममता बनर्जी को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो आज कांग्रेस की सरकार होती, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होती।